गया, परीक्षा कक्ष में विद्यार्थी पहुंच जाते हैं और वो स्कूल की जो उनका पहचान पत्र है वो उनके पास नहीं होता है, तो एंट्री के समय उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनके पेरेंट्स को फिर बुलाया जाता है, स्कूल के शिक्षकों को बुलाया जाता है, उनकी पहचान की जाती है, तो इस सब में बहुत सारा समय बर्बाद होता है और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी या परीक्षार्थी है उसका मानसिक तनाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो इन सब बातों का परीक्षार्थी यदि ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समय पर पहुंचना। सीबीएसई की गाइडलाइन है कि परीक्षा केंद्र का जो मेन गेट है 10 बजे यानी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पहले क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना और पूरी सामग्री के साथ पहुंचना बहुत ही जरूरी है। गाइडेंस दें, जैसे कि अभी तो हम लोग रेडियो को मतलब सुन रहे हैं, हम अपनी तरफ से इन्हें क्या गाइड करें, क्योंकि सभी माता पिता का, जैसा कि पूर्व में सर ने कहा कि माता पिता का दबाव, स्कूल का दबाव और खुद का भी एक टेंशन होता है, तो हम उन्हें उन सब चीजों से कैसे रिकवर करें और क्या सजेशन दें, यही मैं सर से जानना चाह रहा था। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और एज ए पेरेंट आपने जो सवाल पूछा है, मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स को ये काम आएगा कि किस तरह से उनका रोल क्या होना चाहिए जब बच्चा उनका एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जा रहा है। तो जी बताइए सर। इस बारे में मैं सबसे पहले बतलाना चाहता हूं कि जो अभिभावक हैं वो अपने घर में और अपने जो उनके बच्चे हैं, उनके जो पुत्र पुत्री हैं, उनके साथ सकारात्मक व्यवहार रखें। परीक्षा के बारे में कि बोर्ड परीक्षा है, बार बार ये शब्द उनके सामने न दोहराएं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उनको जो भी उनके पास पाठ्य सामग्री है, खासकर विद्यालय में जो भी पाठ्य पुस्तकें दी गई है, जो टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक के साथ साथ प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वो सरकारी विद्यालय है या प्राइवेट विद्यालय है, विद्यालय और शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो हेल्पिंग मटेरियल दी जाती है उसको पढ़ना है। इससे ज़्यादा, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं बाजार में इतनी सारी बोर्ड परीक्षाओं के नाम पे इतने सारे सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। पेरेंट्स बहुत सारी पुस्तकें बाजार से खरीद करके ला के देते हैं, तुम करो, इसको करो, फिर इसको करो, तो विद्यार्थी के ऊपर एक अनावश्यक दबाव होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जो वर्तमान में सीबीएसई के वेबसाइट पे जो सैंपल पेपर है, पहले पढ़ाई करने के बाद जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, विद्यालय और शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो पाठ्य सामग्री दी गई है, बस इतना ही तक विद्यार्थी को सीमित रहने दें। और सीबीएसई के सैंपल पेपर जो वेबसाइट पे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करवाएं। उसकी प्रैक्टिस के लिए ध्यान दें, प्रत्येक विषय में कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर विद्यार्थी आपके जो वार्ड हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनसे अपने घर पे जरूर करवाएं, कम से कम 2। और खासकर जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है उसके लिए हिंदी का या संस्कृत का जो विषय है 10वीं क्लास में वो थोड़ा मुश्किल होता है। जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम का है उसके लिए अंग्रेजी का विषय लिखने में थोड़ा मुश्किल है। तो इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान रखना है इन बातों का। और घर पे कम से कम, यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं मिनिमम, तो यदि 2 सैंपल पेपर हम उनसे करवाते हैं तो कुल 10 सैंपल पेपर उत्तर लिखने का अभ्यास घर पे जरूर करवाएं। ये लिखते समय ये ध्यान रहे कि आपके घर में परीक्षा हॉल के जैसा वातावरण हो। तात्पर्य कि जो परीक्षा की समय अवधि है दिन के 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, ठीक उसी समय घर पे भी उसी समय उनको प्रैक्टिस करवाएं। 10 सैंपल पेपर, 10 सैंपल पेपर का मतलब 5 विषय, प्रत्येक के कम से कम 2 सैंपल पेपर। और जिस तरह से जैसे बच्चा टेबल और कुर्सी पे बैठ के लिख रहा है या यदि इस तरह की सुविधा है तो परीक्षा के तरह, और उसके बाद ये यदि लिख लिया उसके बाद उसको जो भी उनके शिक्षक हैं शिक्षिका हैं उनसे उनकी जांच करवाएं। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, परीक्षा से पहले के दिन विद्यार्थी को रात्रि में जो एक सामान्य उसकी दिनचर्या है उसको निश्चित रूप से फॉलो करें। सामान्य दिनचर्या का मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुबह उठ करके जो भी उसका टाइम है सही से उठ करके तैयार हो करके, और एक बार बस उसको देखने की जो भी पाठ सामग्री है, ज़रूरत ज़्यादा नहीं है,
और समान तरीके से समय से पहले उनको सेंटर तक पहुंचाएं। पूरे विद्यालय में या घर के स्तर पे परीक्षा के बारे में जो पाठ्य सामग्री है दी गई है उस पर ही बच्चे को केंद्रित रखने दें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिटेन प्रैक्टिस कितना कर रहा है इसका ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा, मैंने पहले ही कहा, परीक्षा आपके मस्तिष्क में ज्ञान कितना इसकी परख नहीं है, आपने लिखा क्या उत्तर पुस्तिका में इसकी है। और इसकी तैयारी घर पे मॉक टेस्ट पेपर विद्यालयों में भी प्री बोर्ड 2-3 इस तरह से लिए जाते हैं। उसके साथ साथ परीक्षा से पूर्व प्रत्येक विषय में जो दिन का अंतराल होता है, जैसे पहला पेपर 15 फरवरी को है, दूसरा पेपर बच्चे का या तो 18 को होगा या 20 को होगा, 3-4 दिन का गैप है। उस गैप में मॉक टेस्ट पेपर घर में जरूर बच्चा लिखे, ये बहुत जरूरी है। और सकारात्मक, और बच्चे के ऊपर अनावश्यक जो बहुत अधिक पाठ्य सामग्री थोपने की जरूरत नहीं है। ओके, एक सवाल आ रहा है बिहार से, इन्होंने लिखा है पढ़ाई में मन कम लगता है, क्या करें? कृष्णदेव कुमार लिख रहे हैं। ये तो सभी की समस्या है। कृष्णदेव कुमार जी, जो आपका यह प्रश्न है बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ही वर्तमान समय में प्रासंगिक भी है जी। क्योंकि आप देखें वर्तमान समय में जो हमारे ध्यान को भटकाने वाली जो सामग्री है विद्यार्थियों के पास बहुत ज्यादा उपलब्ध है। जैसे आप सब जानते हैं मोबाइल फोन, उस पे बहुत सारे सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि जी। तो आपको अपने जो पाठ्य सामग्री है उसके आसपास बने रहने की आवश्यकता है। जो आपका अध्ययन कक्ष है या जहां पर आप रहते हैं उसमें पाठ्य सामग्री से संबंधित चीजें, पुस्तकें या उससे संबंधित चार्ट इत्यादि अपने पास लगा के रखें। दूसरा कि परीक्षा के दिनों में आप जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करें। अचानक आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कम करने का प्रयास करें। साथ साथ आप एक जो आपका टाइम टेबल है जो निश्चित विषय के अनुसार, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती आत्मविश्वास की। आपके अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप आत्मविश्वास के लिए आत्मसंयम आवश्यक है। आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कितना करते हैं ये जरूरी है। और इन सब को धीरे 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 अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना जो पढ़ाई है उस पर अपने आप को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जी। एक और सवाल आ रहा है, अन्नू गोपालगंज बिहार से लिख रहे हैं। और एक सवाल किसका है? ये देवभूमि उत्तराखंड से नीरज का है। और दोनों ने एक ही सवाल किया है कि ये अक्सर टाइम पर जब उनको याद करना होता है तो बाकी बातें याद आती हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है, तो सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही, मैं तो समझता हूँ कि उचित प्रश्न है कि मैं इसको थोड़ा विस्तार से और लेकिन संक्षेप में दोनों को मिक्स करते हुए समझाना चाहूँगा जी। क्योंकि जो हमारी अध्ययन की प्रक्रिया है, जो अध्ययन की जो एक हमारी आवश्यकता है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि ये 3 स्तर पे चलता है। सबसे पहले तो हम अध्ययन करते, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो भी आपने पाठ सामग्री, जो भी आपने विषय वस्तु को पढ़ा है, थोड़े अंतराल के बाद, 1 घंटे बाद, आधा घंटे के बाद, जैसे आपकी कैपेसिटी आधा घंटा कंटिन्यूअस पढ़ने की है तो आधा घंटे के बाद आप उस पर मनन जरूर करें। मनन का मतलब है उसको फिर से अपने विचार में सोचना, अपने आप में सोचना। तो अध्ययन के बाद आपको जो भी आपने पढ़ा है उस पर आप मनन करें। और मनन करने के बाद फिर आता है कि जो स्मृति, जो हमारा ध्यान की स्थिति होती है, सवाल बताइए। जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से फिर से बाद में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद उसको फिर से उसकी पुनरावृत्ति करें। तो मैं समझता हूँ कि इस बार इस तरीके से जो आपने मन में जो भी अध्ययन किया है, जो भी आपने किया है, उसको निश्चित रूप से आप अपने जो अध्ययन है उसको और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और स्मृति का जो तीसरा स्तर है उसमें जाकर के जो भी अध्ययन सामग्री, जो भी अध्ययन बिंदु आपने पढ़ा है उसको अपने
जो स्मृति की जो तीसरी स्थिति है उसमें केंद्रित कर पाएंगे। और इसके लिए उसको बार बार दोहराना जरूरी है, और दोहराने में लिखित जो प्रक्रिया होती है, लिखने का जो अभ्यास होता है, उसको भी आपको साथ साथ में रखना पड़ेगा। सर एक सवाल आ रहा है और इसे भी लेते हुए चलते हैं। हेलो, कौन बोल रही हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। आपका नाम बताइए। मोनू बोल रही थी। मोनू जी, पहले तो रेडियो बंद करिए, आवाज बहुत गूंज रही है। जी जी, ठीक है। अब आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मेरा बच्चा इंटर में आएगा। हाँ जी। हाँ, तो वो पढ़ाई करता है, तो मैं उसके पास बैठूं तो उठ कर भाग जाए। अच्छा, इंटर में पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके बैठने पर भाग जाते हैं या पढ़ाई करते ही नहीं है? जी, करता ही नहीं, बार बार जो उसके पास बैठूं तो दूसरे कमरे में चले जा। अच्छा, ये समस्या सर बताइए, इसका समाधान क्या हो सकता है एज अ पेरेंट? मोबाइल के पास ज्यादा रहे। देखिए, वर्तमान समय में मोबाइल और विद्यार्थियों की जो स्थिति है, यह बहुत ही सामान्य समस्या बन चुकी है। ज़्यादातर विद्यार्थी मोबाइल में जो सोशल मीडिया है, रील देखना है, उस पर अपने आप को केंद्रित करना चाहते हैं, और परीक्षा के समय चूंकि उनकी जो मानसिक स्तर है, मानसिक स्थिति है, वो मोबाइल के साथ जुड़ी हुई है। यह अचानक से इसको यदि हम रोकना चाहेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका विद्यार्थी है, जो परीक्षार्थी है, वो अचानक से क्रोधित हो सकता है, कुछ और भी उसकी स्थिति हो सकती है। तो इसको आप अचानक रोकने का प्रयास न करें, उसको धीरे धीरे पहले जितना टाइम वो मोबाइल यूज़ करता है उसको धीरे धीरे उसको कम करने का प्रयास करें, और अध्ययन की ओर उसको समझाने का प्रयास करें, और जो पाठ्य सामग्री है सरल तरीके से उसके सामने रखने का प्रयास करें। और आपने सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर जाते हैं, जिससे वो जो तैयारी है ना, वो नंबर्स में परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो सर, कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं और क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? जी, परीक्षा में जब अपने उत्तर लिखने आरंभ करते हैं जी, उससे सबसे पहले हमें अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें मार्जिन का जो स्पेस है, जगह है, हमें उसको छोड़ना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि प्रश्न की संख्या हमें उसी मार्जिन वाले हिस्से में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जो उत्तर जांचा जाता है, आपके जो इवैल्यूएटर होते हैं उसको देखते हैं, उनको चेक करने समय बहुत ही आसानी होती है, सरलता होती है कि आपने किस प्रश्न को कहाँ पे लिखा है। तो मार्जिन सबसे पहले आप जरूर लिखें। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, आप इस संदर्भ में अभी 9 दिसंबर को सीबीएसई ने एक गाइडलाइन दी है कि खास करके 10वीं की जो परीक्षा है उसमें साइंस और सोशल साइंस की जो विषय है उसमें जितने भी सेक्शन हैं, जैसे कि साइंस में हम देखें, साइंस में 3 विषय बच्चे पढ़ते हैं, उन तीनों के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। उन तीनों के, इसका मतलब है कि जो सेक्शन ए है, खंड क है, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। खंड ख जो है, जिसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। इसी तरह से खंड ग जो है, सेक्शन सी है, उसके उत्तर एक साथ लिखने हैं। यदि कोई भी परीक्षार्थी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उस प्रश्न के उत्तर को जांचा ही नहीं जाएगा और उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझता हूं कि ये जो सर्कुलर है सभी विद्यालयों और शिक्षकों को उसकी जानकारी है, और उन सब ने इसी के आधार पर अपने जो उनके परीक्षार्थी हैं उनको जानकारी दी होगी और परीक्षा की तैयारी करवाई होगी। ये जो चेंजेस है इस बार ही किए गए हैं, और अभी 1 महीने पहले ही सर्कुलर, जैसा कि मैंने पहले बताया जी। इसी तरीके से 10वीं की जो सोशल साइंस है, बच्चे 4 विषय पढ़ते हैं और उन चारों के जो सेक्शन है अलग अलग हैं। जैसे मैं लूँ, सबसे पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, उसमें हिस्ट्री जो इतिहास के प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक के उत्तर आपको लिखने हैं। तो उन सब के उत्तरों को एक साथ लिखें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिलता है, उनमें से जो प्रश्न उनको सरल दिखते हैं, आसान दिखते हैं, उनको एक साथ लिखना शुरू कर देते हैं। और हमें भी यही बताया गया था कि जो जो आपको इजी लगे सबसे पहले आप वो कंप्लीट कर लीजिए। तो अब ये जो चेंजेस है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का रखना चाहता हूं कि आपके सेक्शन ए जो इतिहास का
सेक्शन है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखें। यदि आपने लिखना शुरू किया 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक के उत्तर लिखें। इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको उतना अच्छे से नहीं आता है तो एक जो व्यवहारिक इसका सॉल्यूशन है वो यह है कि आप उसका उत्तर संख्या लिख करके उसके लिए स्पेस छोड़ दें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में के उत्तर कितने में लिखने हैं, कितने शब्दों में लिखने हैं, ये दिशा निर्देश पहले से दिए होते हैं। उसी आधार पर आप उतना स्पेस वहाँ पे छोड़ दें और आगे प्रश्न को लिखने के लिए चले जाएं। इससे अच्छा कि गलत उत्तर आप ना लिखें, उसका स्थान आप वहाँ रिक्त छोड़ दें और बाद में जब आपके पास समय बचता है, आपको ध्यान आता है उत्तर, तो आप उसमें लिखें या नहीं लिखें। और इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसके जो इंटरनल ऑप्शन होते हैं, आंतरिक विकल्प होते हैं, उनको भी सेक्शन वाइज लिखें, सीक्वेंस वाइज लिखें। अच्छा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें 3 प्रश्न हैं। कोई ऐसा विषय होता है क्वेश्चन नंबर 9 में 3 उसके ऑप्शन हैं दिए हुए हैं, तो उन तीनों को एक साथ लिखें, A 9A फिर 9B फिर 9C। ओके। बहुत बार ऐसा देखा गया परीक्षार्थी 9 का क्वेश्चन तो लिख दिया, A लिख दिया, फिर वो चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और फिर वो छोड़ देते हैं, उसका 9B और C को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखते हैं। तो इस प्रकार की जो गलती होती है इससे हमें बिल्कुल बचना है। क्योंकि आपने उत्तर तो सही लिखा है, लेकिन मूल्यांकन करता जब उसका मूल्यांकन करता है तो कहीं ना कहीं आपके जो अंक देते समय आपके नंबर कम होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। तो क्वेश्चन को, प्रश्न के उत्तर को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप जरूर लिखें इंटरनल विकल्प के साथ साथ। ठीक है सर, और आगे क्या ध्यान रखना है? इसके बाद हम जब लास्ट में आते हैं, जब हमारा सारा उत्तर हो जाता है तो उसके कम से कम 10-15 मिनट आपको टाइम आपको बचाना चाहिए। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि बाद में जिन भी प्रश्नों के उत्तर आपने छोड़े हैं, नहीं लिखे हैं, उसको आप लिख सकें, या कुछ और भी देखना है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो प्रश्न आपने कहीं और लिख दिए, उत्तर और लिख दिए, तो ये सारे हमें लास्ट में देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रश्न के उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा प्रश्न पत्र में दी गई है उसका आप विशेष ध्यान रखें। बहुत बार होता है कि जो शब्द सीमा है परीक्षार्थी उसका अतिक्रमण कर जाते हैं सरल प्रश्न में। कोई प्रश्न यदि सरल है तो विद्यार्थी उसका उत्तर बहुत ज्यादा लिख देते हैं, लेकिन वो प्रश्न का जो नंबर है, मार्क्स है, बहुत कम है, तो ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे और ये दिक्कत आती है कि दूसरे प्रश्न के लिए आपके पास समय बहुत ही कम रह जाएगा और टाइम मैनेजमेंट में सर और भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए जो शब्द सीमा है उसका आप निश्चित रूप से के बहुत ही ध्यान रखें। जी। इसके बाद जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो उत्तर में शब्द या वाक्य लिखे होते हैं, बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्न का जो उत्तर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो आंसर है A है, बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके और उसका आंसर A लिख करके छोड़ देते हैं। अच्छा। उसके साथ जो शब्द या वाक्य है उसको नहीं लिखते। अच्छा, वो लिखना जरूरी, वो लिखना इसलिए जरूरी है कि जो आपके उत्तर पुस्तिका को देख रहे हैं उनको सरलता होती है, सहजता होती है, तो फिर आपके आंसर के साथ उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो ज्यादा सकारात्मक होती है। और यदि जो आपके उत्तर चेक कर रहे हैं वो आपके उत्तर पुस्तिका के साथ जितना अधिक सकारात्मक होंगे, आपके अंक बढ़ने की संभावना उतनी अधिक होगी। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें आपने बहुत बारीकी से समझाई हैं। सब मुझे लगता है टाइम सवाल के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आपसे जवाब लिया जा सकता है, लेकिन एक जो सवाल है वो मैं चलते चलते चाहूँगी आप उस पर गाइड ज़रूर करिए, क्योंकि अभी जो सवाल एक पेरेंट का भी आया, उनकी मदर ने बोला कि बच्चे का जो मतलब मदर फादर के सामने तैयारी नहीं कर रहे हैं या मोबाइल से ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो किशोरावस्था होती है ये बड़ी चंचल उम्र होती है। इस एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो किस तरह से जो आज का जो किशोर है, जिस तरह से लाइफस्टाइल उनकी है, उसको किस तरह से परिवर्तन उसमें लाएं कि अपना जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेहतरीन तरीके से वो फिजिकली भी या मेंटली भी इमोशनली भी तैयार होकर जाएं। जी,
मैं जो हमारे अभिभावक हैं और जो हमारे परीक्षार्थी हैं उन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती है आपकी तैयारी भी उतनी अधिक होनी चाहिए जी। खास करके जो लिखने की वर्तमान समय में अक्सर यह देखा गया है कि परीक्षार्थी शुरू में पढ़ाई ज़्यादा करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, उनके लिखने का काम बहुत कम होता है। इसलिए लिखने पर शुरू से अब, जबकि आज से यदि देखा जाए तो परीक्षा आने में लगभग 1 महीने हैं और अब समय बहुत कम है, तो इसलिए लिखने पर अभी से अभिभावक अपने जो उनके परीक्षार्थी हैं उनके घर में उनको लिखने के लिए ज़्यादा कहें। और लिखने के साथ साथ सबसे पहले तो आप टॉपिक वाइज लिखने का अभ्यास करें और उसके बाद जब एक बार पूरा टॉपिक किसी भी विषय का हो जाए फिर उसके बाद पूरे प्रश्न पत्र को लिखने की तैयारी करें। खासकर पुस्तकों का अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है। और मानसिक तनाव के लिए जो भी आपका अध्ययन का टाइमिंग है, पढ़ने का जो समय है, उसको बीच बीच अंतराल में दे करके पढ़ें। एक लंबा सिटिंग ना रखें, बीच में आप थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को मनोरंजन के लिए या फिर अपने आप को रोकने के लिए ध्यान की स्थिति या थोड़ी शांति प्राप्त करने के लिए, मानसिक जो तनाव है उसको कम करने के लिए कुछ और दूसरे साधन जैसे कि योग इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। या फिर आपको जो विषय है लगातार, जैसे 2 घंटे आपने साइंस को पढ़ा है तो जो सरल विषय है उसको फिर पढ़ें। तो कठिन जो आपको लग रहा है, कठिन ऐसा कुछ होता नहीं विषय, जो विद्यार्थी को कठिन लग रहा है तो कंटिन्यूअस उसको ना पढ़ करके उसके लिए जो विषय सरल है फिर उसको रखे, फिर उसके साथ जो मुश्किल विषय है उसको रखे, फिर जो उनके खेलने कूदने का समय है उनको भी रखें और उनकी जो सामान्य दैनिक दिनचर्या है उसको साथ साथ जरूर चलाते रहें। बहुत अच्छे से आपने सारी बातों को समझाया है और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि जब परीक्षा एकदम 1 महीने का टाइम है और ऐसे में जो मानसिक रूप से तैयारियां होनी चाहिए वो लगभग आपको इतने अच्छे से गाइडेंस मिल जाए तो लगभग पूरी हो जाती हैं जब परीक्षा नज़दीक आती है या परीक्षा के समय पर। तो आज हमने बात की परीक्षा कक्ष में उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेनबो हेल्पलाइन में मैं बबीता त्रिपाठी फिलहाल आपसे कहना चाहूँगी टाटा बाय बाय।